हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 26 मई की प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में। 2020 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। क्यों? क्योंकि जो दो बॉडीज़ इसको पब्लिश करती हैं वो है IUCN और UNEP। दोनों ही यूपीएससी की फेवरेट बॉडीज़ में से एक हैं। काफ़ी क्वेश्चन इनसे बार बार आते हैं। तो पहली बात की रिपोर्ट किसने पब्लिश की हमें पता लग गया। ये रिपोर्ट किस लिए पब्लिश की जाती है? तो इसलिए पब्लिश की जाती है ये देखने के लिए कि जो गोल्स 2010 में डिसाइड हुए थे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टारगेट के अंतर्गत, उसकी कितनी पूर्ति हुई है, कितना प्रोग्रेस वहाँ पे किया गया है, और जो इसका प्रमुख पर्पज़ है इसके अंतर्गत क्या मेजर करेंगे ये। तो ये स्पेसिफिक रिपोर्ट इसी CBD के अंतर्गत जो बायोडाइवर्सिटी मेजर्स थे कि उनको कितना हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे इसके ऊपर फोकस करती है। तो इसको लेके जो मेजर्स HE11 टारगेट के अंतर्गत हमने सेट किए थे ये उसको फॉलो करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए HE11 टारगेट के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंदर प्रोमिनेंटली दो चीज़ें ही आती हैं। एक कि इन अर्थ का 17% जो लैंड एरिया है उसको हम प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत डाल देंगे ताकि कम से कम वहाँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होती रहे। और दूसरा, दुनिया का 10% जो मरीन एरिया है वो भी प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आना चाहिए। और जो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है वो ये भी तय करेगी कि भाई कितना आगे हमें और मेजर्स लेने हैं। और जो अगली मीटिंग है 2010 में जो हुई थी उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2021 में होने वाली है, जो कि चाइना के कुनमिंग में होंगी। तो उसमें क्या मेजर्स लिए जाएंगे, क्या वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में चेंजेस होना है, क्या फ्रेमवर्क बनने हैं, उस पर भी बहुत कुछ इस रिपोर्ट में ग्राउंड वर्क दिया गया उसके ऊपर। और एक स्पेशल चीज़ जो ऐड की गई है वो है कि अगर मैं आपको प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप सोचेंगे कि नेशनल पार्क्स या मरीन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या कुछ इस तरह की बॉडीज़ हैं स्पेसिफिकली उनको ही गिना जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट ने पहली बार जो कोर नेशनल पार्क्स या कोर जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके अलावा उनके साथ के जो एरियाज़ होते हैं, अदर इंपॉर्टेंट एरियाज़ जिनके थ्रू उस एरिया के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि लेट्स से गिर फॉरेस्ट की बात कर लें तो गिर फॉरेस्ट के आसपास के इलाकों में क्या कंजर्वेशन मेजर्स किए गए हैं तो उसको भी काउंट इन किया गया है, जिसे नाम दिया गया है OECM का, यानी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। यानी जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके बाहर इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या कदम उठाएगा। अब इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उसी इन्वायरमेंट में एक्स सिटू मतलब होता है आप किसी जानवर को जो बहुत बुरी हालत में है वो जंगल से निकाल के किसी प्रोटेक्टेड एरिया में ले जाओ, किसी जहाँ लिमिटेड एरिया है उसके मूवमेंट के लिए, जब उनकी जनसंख्या बढ़ जाए तो फिर उनको वाइल्ड में लाके छोड़ दो, वो होता है एक्स सिटू। इन सिटू मतलब जो इलाका है जहाँ वो है उसी एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में। तो इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अलावा जो उसके आसपास के इलाके हैं जो और इफेक्टिव एरियाज़ है वहाँ पे कितना किया गया। तो ये पता लगा है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ नॉर्मली होते हैं वो होते क्या हैं, भी तो पता होना चाहिए ना आपको। वो लीगल एरियाज़ होते हैं, वो इलाके होते हैं जिनको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि हाँ ये जोग्राफिकल एरिया जो है इसमें आप कुछ काम नहीं कर सकते, जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर आप घर नहीं बना सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते, कुछ इस तरह के कंजर्वेशन मेजर्स किए जाते हैं। उसके अलावा जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ क्या कंजर्वेशन मेजर्स हुए वो भी इस बार गिने गए हैं, जिन्हें हम OECM के अंतर्गत डालते हैं। तो जो इस बार मेन फाइंडिंग्स हुई वो ये है कि 82% जो कंट्रीज़ हैं उनकी टेरिटरी में इंक्रीज़ देखा गया प्रोटेक्टेड एरियाज़ के मामले में और OECM के मामले में 2010 के मुकाबले। 2010 के बाद से अराउंड 82% कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि टेरिटरीज इंक्रीज़ हुई है प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंतर्गत। नॉर्मली अगर आपको मैं बोलूँ तो आप सोचेंगे कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ घटे होंगे, तो अगर ऑप्शन में ऐसा आता है तो आपको याद रहना चाहिए कि नहीं, इस रिपोर्ट के हिसाब से प्रोटेक्टेड एरियाज़ बढ़े हैं और उसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अलावा जो अदर कंजर्वेशन एरियाज़ है वहाँ भी ग्रोथ देखी गई है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो देखी गई है वो OECMs में ही देखी गई है, स्पेसिफिकली मरीन और कोस्टल एरिया के आसपास। जो प्रोटेक्टेड कोस्टल एरियाज़ हैं या मरीन एरियाज़ हैं उनके आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और 68% जो अभी नेटवर्क एरिया है वो 10 साल से भी कम पुराना है, मतलब पिछले 10 सालों में कई मेजर्स लिए गए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बढ़ाने के लिए। खास बात, इंडिया में कितने प्रोटेक्टेड एरियाज़, कितना जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 5% जो जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत गिना जाता है, और जिसके अंतर्गत 903 प्रोटेक्टेड एरियाज़ आते हैं। 903 प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से होंगे, जिसमें नेशनल पार्क्स हो गए, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, कम्युनिटी रिजर्व्स हो गए। तो 903 टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जिसमें कि 5% वो जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं इंडिया का। तो इंडिया में भी ग्रोथ देखी गई है, और स्पेसिफिकली दुनिया भर में कहाँ ज़्यादा ग्रोथ देखी गई तो मरीन इलाकों में। इसके अलावा जो की बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ हैं, नाम से क्लियर है, वो इलाके जिनका स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। अगर मैं आपसे पूछूँ इंडिया में कौन सी एरियाज़ की बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ हो सकते हैं, मैं वेस्टर्न घाट्स की बात कर सकता हूँ, मैं कंचनजंगा के एरिया की बात कर सकता हूँ। तो ये इलाके ऐसे हैं जो की बायोडाइवर्सिटी एरिया हैं जिनको ज़्यादा जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ और OECM मिला के भी कवर करते हैं। पूरा वेस्टर्न घाट तो हमारा प्रोटेक्टेड नहीं है,
लेकिन उसके अंतर्गत बहुत से इलाके प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। तो वो सब एक मिलाकर ओवरऑल एक कंप्लीट प्रोटेक्टेड एरिया का नेटवर्क बनता है, जिसके अंदर OECMs भी आते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे देखा गया काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। मैंने सिर्फ वेस्टर्न घाट का एग्जाम्पल लिया है, ये स्पेसिफिकली वेस्टर्न घाट पे फोकस नहीं कर रहे, ये बताने के लिए था आपको, राइट। तो जो कोर फाइंडिंग हमें इस रिपोर्ट की पता चली वो कि पब्लिश कौन करता है, IUCN प्लस UNEP। ग्रोथ देखने को मिली है 82% एरियाज में टेरिटरी की, किस चीज़ के अंतर्गत, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत और OECM के अंतर्गत, राइट। और मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों में हुई है, 2010 के बाद, और अगले साल ये कॉन्फ्रेंस कुनमिंग चाइना में होने वाली है। ये हो गई इसकी बात। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बनी ग्रासलैंड के बारे में। बनी ग्रासलैंड को जो NGT है इसने ऑर्डर दिया कि वहाँ पे जो भी एनक्रोचमेंट है वो हटना चाहिए। तो बनी ग्रासलैंड कहाँ पर है, तो रन ऑफ कच्छ के पास है, और इसमें 2 इकोसिस्टम मिले हुए इस इलाकों में, एक तो एरिड ग्रासलैंड और दूसरा वेटलैंड। तो आपको भी लगेगा कि वेटलैंड कहाँ से आ गया गुजरात में। तो अगर आप इसकी लोकेशन देखें, भुज के पास जो बनी का इलाका है, ये भुज है, यहाँ पर इलाका है, तो इस रीजन के आसपास कुछ वेटलैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और ऑलरेडी ये इलाका अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो एरिड इलाका तो है ही। तो ये 2 इकोसिस्टम का मिक्स्ड है, और एशिया का लार्जेस्ट ग्रासलैंड है ये, जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है हमारी प्रिपरेशन के हिसाब से। और जो कम्युनिटी यहाँ रहती है उस कम्युनिटी का नाम है मलधारीज। मलधारी यहाँ पे एक कम्युनिटी है जिनके पास कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स भी हैं। वो यहाँ कंजर्वेशन का भी काम करती हैं और उनको स्पेशल प्रिविलेज भी मिला हुआ है यहाँ रहने के हिसाब से। तो ये जो एरिया है इसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1955 में डिक्लेयर किया गया था। और जो बानी ग्रासलैंड है और नारायण सरोवर सेंचुरी है, इन्हें कहते हैं कि लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चीताज इन इंडिया है। अब खास बात, ये लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट्स ऑफ चीता है। चीता इंडिया में नहीं है, चीता आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। एशिया में एक ही जगह चीता मिलते हैं, वो है ईरान में। इंडिया बात कर रही थी ईरान से कि भाई आप हमें कुछ चीता दे दें ताकि हम भी इस एरिया में ग्रो करें उन्हें, लेकिन ईरान ने बदले में माना कि हम आप हमें एशियाटिक लायंस दें, गिर से कुछ लायंस वहाँ दें। तो इसी चक्कर में चीता के इंपोर्ट पे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो याद रखिए, बनी ग्रासलैंड में चीता की लास्ट हैबिटेट है बनी ग्रासलैंड, और उसके पास सरोवर सेंचुरी जो है। और इनके अंदर कौन से ट्राइब्स रहते हैं, तो मलधारीज जो कि बनी कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, और जो पहले जूनागढ़ के आसपास रहते थे, अगेन गिर फॉरेस्ट का इलाका। और लगभग 8,400 मलधारीज गिर फॉरेस्ट नेशनल एरिया के आस में रहते हैं। उनका घर यहाँ है, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है, कि इनके पास यहाँ के कम्युनिटी राइट्स भी हैं फॉरेस्ट एरियाज़ के। ये हो गई बात बनी ग्रासलैंड की। और जो रिसेंट NGT बॉडी है जिसने बोला था इंक्रोचमेंट हटाओ, ये कब इस्टेब्लिश हुई, 2010 में। अगेन क्या NGT एक स्टैच्यूटरी बॉडी है? हाँ, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। और क्या काम करती है, तो बेसिकली इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे ही काम करती है। पहले ग्रीन, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट, और बाकी जुडिशियल मेंबर्स हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। तो एक जुडिशियल मेंबर और एक एक्सपर्ट मेंबर इसके हर बेंच में होना अनिवार्य है। ये बात हो गई NGTs की, बानी ग्रासलैंड की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शाही लीची के बारे में। हाल ही में GI सर्टिफाइड जो इंडिया का शाही लीची है उसको एक्सपोर्ट किया गया UK में थ्रू एयर रूट। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जब भी UK या EU में कोई इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जाता है तो वो दिखाता है कि पहले जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगाए जाते थे इंडिया के खिलाफ, कि भाई आपके जो फल हैं उनमें कीटाणु हैं या उसमें वायरसेस हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब बहाने लगा के उनका एक्सपोर्ट रोका जाता था कि ताकि इंडिया के प्रोडक्ट ना आ पाए। और वो इसे कहते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स। नॉन टैरिफ मेजर्स लगाए जाते हैं इन गुड्स के खिलाफ। एक होते हैं टैरिफ मेजर्स, यानी जहां आप सेट कर देते हैं कि भाई इतना टैक्स लगेगा इस चीज़ के आने के ऊपर, या इतनी आप कस्टम ड्यूटी पे करेंगे चीज़ जब आएगी हमारे देश में। तो कुछ होते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स, वो लगाए जाते हैं क्वालिटी के नाम पर, क्वांटिटी के नाम पर, कि भाई इसमें पेस्टिसाइड हो गए। तो अक्सर इंडियन एग्रीकल्चर गुड्स के खिलाफ ऐसे नॉन फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगाए जाते हैं जो कि नॉन टैरिफ मेजर्स हैं। और ये स्पेसिफिकली गया है, तो ये अच्छे इंडिया के लिए अच्छी खबर है। UK एक्सपोर्ट किया गया। तो शाही लीची कहाँ ग्रो किया जाता है, तो मेनली बिहार का मुजफ्फरपुर का इलाका है जहाँ ग्रो किया जाता है, जहाँ पर कई बच्चों की मौतें भी कुछ समय पहले हुई थी। किस बीमारी से हुई थी, कुछ आपको याद है क्या? और उसमें लीची के बारे में भी कुछ अफवाहें उड़ी थी कि इससे शायद टॉक्सिसिटी निकलती है। तो वो क्या था आपको याद होना चाहिए, राइट। तो लीची इज़ चौथा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसको बिहार से GI सर्टिफिकेशन मिला है 2018 में। इससे पहले जर्दालू आम, कतरनी राइस और मगही पान, ये 3 चीज़ें हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है। इंडिया, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची आफ्टर चाइना। नॉर्मली लीची को लेकर हम सोचते हैं शायद इंडिया में ही प्रोड्यूस होता हो, पर चाइना और जापान में भी लीची यूज़ होता है, जहाँ पर वो दूसरे फॉर्म में खाया जाता है, टेबल फ्रूट। जबकि इंडिया में इसको फ्रूट की तरह हम खाते हैं, वो लोग इसको एक ड्राइड या फिर केन फॉर्म में खाना पसंद करते हैं। और बिहार प्रोडक्शन में सबसे ऊपर आता है, और यहाँ GI टैग किस में मिला है, शाही लीची को, राइट। ये हो गई इसकी बात। आगे बात आती है सन हेलो की। हाल ही में हमने देखा कि एक नया फिनोमिना देखा गया कि रेनबो बना सन के चारों तरफ आसपास, तो एक हेलो सा बना देता है ये। तो ख़ास बात क्यों हुआ भाई ऐसा? ये
तो नॉर्मल सी कहानी है कि जो इसे 22 डिग्री हेलो भी कहते हैं, असल में एक ऐसा जो सनलाइट यहाँ से निकल रही है तो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, तो उनसे जब वो रिफ्रैक्ट करते हैं हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स के साथ, तो हमें ऐसा ये फिनोमेना दिखाया जाता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, विच इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब सीधा रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्ट मतलब जब वो मीडियम से चेंज होती है तो हल्का सा उसमें लाइट की डायरेक्शन हल्की सी चेंज होती है, थोड़ी सी लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल आपने बच्चों ने पढ़ाई होगा कि अगर आप पेंसिल को किसी पानी के जग में डालें तो आपको पेंसिल की टेढ़ी दिखाई देती है, लेकिन पेंसिल तो सीधी होती है, तो वो टेढ़ी इसलिए दिखती है कि लाइट थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है जब वो सरफेस से वाटर में जाती है। तो उसी चक्कर में जब यहाँ आसपास सन के आसपास कई सारे क्रिस्टल्स होते हैं, आइस क्रिस्टल्स ऊपर के इलाकों में जो क्लाउड्स होते हैं वहाँ, तो उनकी वजह से इस इलाकों में 22 डिग्री के आसपास एक रिंग बन जाती है, जो रिंग एक रेनबो की तरफ होती है और दिखती है कि भाई अच्छा ये सन के आसपास एक रिंग बन गई है, विच इज़ सन हेलो, जो हमें बेंगलोर में देखने को मिली थी। और कहाँ बनते हैं जो मैंने आइस क्रिस्टल गए सिरस क्लाउड्स में मिलते हैं। अब सिरस क्लाउड्स कौन से क्लाउड्स होते हैं, नॉर्मली सबसे ऊपर जो क्लाउड होते हैं वो सिरस क्लाउड्स होते हैं, जो बहुत ही पतले पतले क्लाउड्स होते हैं। और सबसे नियरेस्ट जो क्लाउड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, और उसके बाद स्ट्रैटस क्लाउड्स होते हैं। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि ये अर्थ है तो यहाँ नीचे पहले कौन से क्लाउड्स होंगे, क्यूमुलस क्लाउड्स, देन देयर इज स्ट्रैटस क्लाउड एंड एट द टॉप ऑफ देम इज सिरस क्लाउड्स। सिरस क्लाउड्स बहुत पतले पतले होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स में ही जब आपके जो घनघोर बादल दिखते हैं आपको, क्यूमुलस क्लाउड्स ही होते हैं प्राइमरीली। तो ये 3 तरह का डिवीजन होता है। तो सिरस क्लाउड्स सबसे पतले और हेयर लाइक होते हैं, यानी अगर आपको झाड़ू की तरह दिखते हैं आसमान में, और क्योंकि बहुत हाइट पे होते हैं, सबसे टॉप लेयर के क्लाउड्स होते हैं सिरस क्लाउड्स, तो यहाँ पर 20,000 फीट के ऊपर ये रहते हैं, तो यहाँ अक्सर आइस क्रिस्टल्स में होते हैं वो। तो आइस क्रिस्टल से अक्सर कभी कभी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग मीडियम से लाइट मूव कर रही है, पहले वो एयर से आइस में मूव करेगी फिर वो बाहर आएगी, तो इस वजह से रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से हमें ये सन हेलो दिखाई देता है। राइट, ये होगी सन हेलो की बात। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। हाल ही में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसकी मीटिंग हुई थी, और अभी इंडिया उसको लीड कर रहा है, हेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको हेड किया था, चेयर किया था। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या होती है, असल में डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की, जो हर साल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक बार बैठती है जेनेवा में, और इसका काम होता है कि क्या एजेंडा है WHO का, एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या फैसले लेगी, क्या क्या अभी क्योंकि कोरोना का टाइम है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, और तो क्या पॉलिसीज़ आने वाली हैं, कौन से डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होंगे, क्या क्या पॉलिसीज़ फाइनेंशियल रिव्यू अप्रूवल होगा उसके बारे में। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर 34 मेंबर होते हैं जो हेल्थ सेक्टर से ही आते हैं, और क्योंकि डिसीजन और पॉलिसीज़ डिसाइड करनी है तो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने इलाकों में, और हर साल इसकी जो चेयर है वो मूव करती है अलग अलग रीजनल ग्रुप्स के बीच में, और साल में 2 बार ये मीटिंग होती है। इतना पता होना चाहिए हमें क्या करती है, और अभी इंडिया के इसके हेल्थ मिनिस्टर इसके हेड थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCA 21 वर्जन 3.0 के बारे में। इसको सिंपल तरीका याद करने का कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक गवर्नेंस इनिशिएटिव्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 2021 करके आप इसको याद कर लीजिए, जो इसका नया वर्जन जहाँ इसमें लॉन्च हुआ है। ये क्या करता है, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम क्या होगा, मिनिस्ट्री करेगी क्या, बिजनेस से रिलेटेड होगा काम इनका, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर इसका काम है, गवर्नेंस को बढ़ावा देना इसका काम है। तो ये पोर्टल करता क्या है कि जो भी मेजर्स हैं, आप किसी सिस्टम आर्किटेक्चर को चाहिए, या कोई आपको कंसल्टेशन चाहिए, या कोई केसेस चल रहे हैं तो एजुकेशन चाहिए, या कौन से कंप्लायंस हैं जो आपको पूरे करने हैं, क्या कार्य आपको करना है, कंपनी क्या पॉलिसीज़ फॉलो करे, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सभी को लेके ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। ये पोर्टल एक तरह का आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करता है, जिसके तहत जो डेटा एक्सचेंज है, जो भी रेगुलेटर्स के साथ इंटरेक्शन है, वो इसके थ्रू होगा। इसके अंदर अलग तरह के कंपोनेंट्स होंगे जो बताएंगे कैसे स्केल किया जा सकता है चीज़ों को, और कैसे सर्विसेज बढ़ाई जा सकती है। ये बेसिकली इसका पॉइंट हो। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि MCA 21 है क्या, ये नाम देख के ना डरे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि ईज ऑफ डूइंग को, बिजनेस को बढ़ाएगा, यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ावा देगा, बस दैट्स इट। नेक्स्ट, नीलेश शाह कमेटी गठित की गई थी IFSCA के द्वारा। इसका काम था कि IFSCA को किस तरह बढ़ावा दिया जाए इंडिया में, क्या कैसे फंडिंग की जाए, इंडस्ट्री कैसे ग्रो की जाए। तो इसके चेयरमैन नीलेश शाह हैं, जो कि पहले कोटक महिंद्रा के MD थे। तो इस कमेटी के अंतर्गत अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फंड मैनेजमेंट इकोसिस्टम के लोग हैं, जो डिसाइड करेंगे कि भाई क्या तरीके होने चाहिए इससे IFSC को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो पहली बात, IFSC है क्या, तो IFSC मतलब जो लिखा ही हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स। ये असल में ऐसे सर्विस सेंटर्स होते हैं जो सिर्फ, नॉर्मली इंडिया में कोई अगर आप कंपनी खोलें तो आपका फोकस क्या होगा,
कि इंडिया में क्या लॉज हैं, इंडिया में क्या कंपनीज़ को सुविधाएं दी जाए, कैसे फंडिंग बढ़ाई जाए। लेकिन अब अक्सर सुनते होंगे कि इंडियन कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां कई बार जाके सिंगापुर में अपने आप को लिस्ट करवाती हैं। तो वो सिंगापुर क्यों जाते हैं या लंदन स्टॉक एक्सचेंज में क्यों इतनी ज़्यादा लिस्टेड होती हैं कंपनियां? क्योंकि वहाँ पे ऐसे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो ग्लोबल आउटरीच के होते हैं। वहाँ फंडिंग इजीली मिल जाती है, आप इजीली जाके वहाँ से वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं, वेंचर फंड्स ले सकते हैं, आपकी कंपनी को जल्दी जल्दी कैपिटल मिलता है और जल्दी जल्दी ग्रो करती है। तो ये कोशिश है इंडिया की भी कि इंडिया में भी ऐसे फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स बनाए जाएँ जहाँ पर फंडिंग से लेके कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एजुकेशन करना है, रिजोल्यूशन करना है, या फिर अगर कोई केसेस चल रहे हैं तो उनका रेजोल्यूशन भी जल्दी किया जा सके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जा सके। तो IFSCs होते इंडिया के अंदर हैं पर केटर करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जिसके तहत इंडिया के लोग भी आएंगे भाई, लेकिन वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और अक्सर ये एक हब होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस ग्रुप्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इंडिया में ऑलरेडी गिफ्ट सिटी एक IFSC बना है गुजरात में। इसके अलावा मुंबई में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर की SGX के साथ बीच में भी एक IFSC को लेके गठबंधन हुआ है कि वो भी एक सेटअप करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे IFSC सर्विसेज अथॉरिटी जो इंडिया की है उन्होंने एक कमेटी सेटअप की थी जो बता सके कैसे हम एरियाज़ में और ज़रा बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी है ये बताएगी कैसे हम इन्वेस्टमेंट फंड को बढ़ावा दे सकें IFSC के अंतर्गत, कैसे इन्वेस्टमेंट फंड को मैनेज किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें लेके, क्या क्या फॉरेन फंड या जो फैमिली ऑफिसेज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में क्या क्या प्रोफेशनल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, क्या रूल बुक बन सकती हैं इसमें चेंजेस के बारे में। गिफ्ट सिटी बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो गुजरात में है, लेकिन उतना सफल अभी तक हो नहीं पाया। तो मुंबई के अंदर भी अब हम कोशिश कर रहे हैं IFSC एक इस्टेब्लिश करने के NSE और SGX के थ्रू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ अगर अपने लंदन स्टॉक एक्सचेंज या लंदन और सिंगापुर की तरह डेवलप करना है इसको, तो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन सर्विसेज हों ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से और जल्दी हों और जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो, राइट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेलारूस के बारे में। बेलारूस की एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में एक जो एयरलाइंस थी रेयान एयरलाइन, उसको जो वो ग्रीस से लुथियाना जा रही थी उसको उतार लिया, क्योंकि वहाँ पर उनको लग रहा था कि एक जर्नलिस्ट हैं जो कि वहाँ की सरकार के खिलाफ लिखते थे। तो उनको उन्होंने प्लेन को लैंड करवा दिया, कहा कि भाई आपके प्लेन में बॉम्ब है, आप लैंड कर जाइए। लैंड किया तो उन्होंने इस जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया। तो बेलारूस न्यूज़ में रह रहा है तो हमें देख लेते हैं बेलारूस है कहाँ पर। तो बेलारूस के साथ खास बात यह कि जब आप देखेंगे तो बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन मैप की लोकेशन में आप कहेंगे रशिया तो यहाँ खत्म हो गया, तो लैंडलॉक क्यों है ये? क्योंकि जो इसका सी का रूट है यहाँ पर भी छोटा सा रशिया इधर भी बसा हुआ है। तो लिथुआनिया, लैटविया, रशिया एंड देन पोलैंड। तो याद रखिए ये है, और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और इसके साइड में फिर यूक्रेन आता है। तो ये एक बेसिक सी कहानी कहाँ पर किस रीजन में है ये आपको देख लेना चाहिए, राइट। और क्योंकि लिथुआनिया का भी नाम आया है, तो लिथुआनिया ने हाल ही में, कल ही हमने शायद कवर किया था कि लिथुआनिया ने किसी एक बॉडी से अपने आप को बाहर निकाला था, किसी एक ग्रुप से। वो ग्रुप क्या था? चाइना फंडेड कोई ग्रुप था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था और क्यों ये से बाहर निकले थे, राइट। तो अब देखते हैं कितने पॉइंट्स आपको इसमें से याद है जो हमने आज डिस्कस किए हैं। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 रिलीज होती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और IUCN के द्वारा। बानी ग्रेसलैंड रन ऑफ कच्छ में है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन द वर्ल्ड। नीलेश शाह कमेटी सजेस्ट करेगी कैसे कॉम्बैट कैपेबिलिटी और डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जाए। बताइए इनमें कितने सही हैं कितने गलत हैं। आई होप आपने सारे सही किए हों, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।